हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम देख रहे हैं ब्लड कंपोजिशन में हमारा हो गया था ब्लड प्लेट आरबीसी। अब हम देख रहे हैं डब्ल्यूबीसी। हम देख रहे हैं डब्ल्यूबीसी, अनदर नेम ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, इट इज आल्सो नोन एज द वाइट ब्लड corpuscle or cell. Leukocyte is formed in bone marrow, especially long bone marrow, where a basic cell, pluripotent cell is present, which further convert in the process of leukarocyte, leukaroblast and leukocyte। इस तरह से ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी फॉर्म होते हैं। अब हम अगर इसका क्लासिफिकेशन देखने जाते हैं तो डब्ल्यूबीसी का क्लासिफिकेशन इस तरह से होगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं डब्ल्यूबीसी और इसका क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसके दो मेन टाइप है। पहला है ग्रैनुलोसाइट और दूसरा है इसका वो है ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट एंड ग्रैनुलोसाइट। अब ये दो टाइप ग्रैनुलोसाइट और ग्रैनुलोसाइट नाम इसलिए दिया हुआ है कि जो सेल होते हैं डब्ल्यूबीसी सेल, जिनमें छोटे छोटे ग्रैनुल्स दिखते हैं माइक्रोस्कोप में देखने के बाद साइटोप्लाज्म में, उन्हें बोला है ग्रैनुलोसाइट। मीन्स स्मॉल ग्रैनुल्स प्रेजेंट इन द cytoplasm means granulocyte. Agranulocyte means absent of granules in the cytoplasm of the cell. This is the agranulocyte. ठीक है, ग्रैनुलोसाइट अग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुल्स प्रेजेंट होना साइटोप्लाज्म में मतलब ग्रैनुलोसाइट, ग्रैनुल्स अब्सेंट होना साइटोप्लाज्म में मतलब अग्रैनुलोसाइट। अब हम इसके देखते हैं टाइप्स। इसमें भी सब टाइप्स है, इसमें भी सब टाइप्स है। तो इसका सब टाइप में हम देखेंगे, इसमें आता है एक मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। अग्रैनुलोसाइट कंसिस्ट टू सेल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट लिम्फोसाइट ऐसे दो सेल होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल्स नहीं होते, इसलिए ये अग्रैनुलोसाइट में इंक्लूड किया है। अगर हम ग्रैनुलोसाइट की बात करते हैं तो ग्रैनुलोसाइट आर डिवाइडेड इनटू 3 सब टाइप। तो पहला हमारा इसमें है वो है न्यूट्रोफिल, दूसरा है बेसोफिल, और तीसरा है इओसिनोफिल। These 3 types of cell consist granules in the cytoplasm so that including the granulocyte। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। हमारे डब्ल्यूबीसी में 5 तरह के सेल होते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। 5 सेल होते हैं डब्ल्यूबीसी के, जिनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है ग्रैनुलोसाइट, दूसरा है अग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल आता है और अग्रैनुलोसाइट में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आता है। क्लियर। अब आगे ये जो नाम दिए हुए हैं न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, ये नाम देने की वजह क्या है? अगर हम इन सेल को डाई करते हैं, स्टेन करते हैं, डाई करने के लिए हम अगर एसिड डाई का इस्तेमाल करते हैं तो जो सेल एसिड डाई को एक्सेप्ट करके कलर हो जाता है उसका नाम दिया है इओसिनोफिल, मतलब एसिड एक्सेप्ट करने वाला इओसिनोफिल। न्यूट्रोफिल मतलब वो जो एसिड डाई और बेसिक डाई दोनों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, नील है, न्यूट्रल है, इसलिए उसको नाम दिया है न्यूट्रोफिल। तो ऐसे नाम दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बेसोफिल। बेसोफिल मतलब बेसिक, जो सेल
बेसिक डाई को एक्सेप्ट कर रहा है और स्टेन हो रहा है, इसलिए उसको नाम दिया है बेसोफिल। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। एसिड डाई बेसिक डाई एक्सेप्ट नहीं करता, बेसिक डाई एक्सेप्ट कर रहा है, और इओसिनोफिल क्या कर रहा है, एसिड डाई एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बच्चों ये जो पांचों सेल होते हैं, ये पांचों सेल में न्यूक्लियस होता है। These are 5 cell consist न्यूक्लियस। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन डब्ल्यूबीसी के पांचों सेल आर कंसिस्ट न्यूक्लियस। और मेन बात यह है कि इनमें सभी में नंबर ऑफ न्यूक्लियस एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। क्या इन पांचों में नंबर ऑफ न्यूक्लियस एक से ज़्यादा हो सकते हैं? तो हम अभी देख रहे हैं डब्ल्यूबीसी कंसिस्ट 5 सेल्स। वी डिवाइडेड इनटू granulocyte and agranulocyte. Granulocyte cell consist neutrophil, basophil and eosinophil, but a granulocyte consists monocyte and lymphocyte cell. These 5 cells are consist nucleus which consist one or more than one present in each cell. The name given in the granulocyte cell is neutrophil, basophil and eosinophil is depend on the exception of the stain, acid or base stain. Neutrophil does not accept any kind of acid or base stain, but basophil accept basic stain. Eosinophil accept acid stain, so give the name neutrophil, basophil and eosinophil. आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम वन बाय वन इन सभी को एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सप्लेन में हमारा पॉइंट है पहला, वो है न्यूट्रोफिल। एक्चुअली जो ग्रैनुलोसाइट होते हैं वो करीब करीब 72% कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करते हैं डब्ल्यूबीसी सेल में। जो ग्रैनुलोसाइट सेल्स होते हैं ये कम से कम 72% कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करते हैं डब्ल्यूबीसी सेल में। अगर सपोज हम डब्ल्यूबीसी सेल क्या कंसिडर कर रहे हैं 100, तो 100 सेल में 72 सेल क्या हो गए, ग्रैनुलोसाइट हो गए। तो फिर 28% किसके हो गए, ग्रैनुलोसाइट के हो गए। सिंपल, ठीक है। तो 72% कवर हो रहा है ग्रैनुलोसाइट, 28% कवर हो रहा है और ग्रैनुलोसाइट। अब इसमें नंबर 1 पे है न्यूट्रोफिल। दिस इज द बेसिक डब्ल्यूबीसी सेल। न्यूट्रोफिल ये लार्ज सेल होता है और कम से कम 3 न्यूक्लियस कंसिस्ट करता है। न्यूट्रोफिल ये लार्ज सेल होता है डब्ल्यूबीसी सेल में, स्पेशली ग्रैनुलोसाइट सेल में लार्ज सेल होता है और ये 3 न्यूक्लियस कंसिस्ट करता है, ठीक है। ग्रैनुलोसाइट में बड़ा होता है, कितने न्यूक्लियस कंसिस्ट करता है, 3 न्यूक्लियस कंसिस्ट करता है। न्यूट्रोफिल का काम क्या होता है बच्चों, न्यूट्रोफिल का काम ये होता है कि ये फैगोसाइटोसिस करता है, मतलब जितने भी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म बॉडी में आते हैं उनको किल करने का काम न्यूट्रोफिल करता है। और इसका कॉन्सेंट्रेशन करीब करीब 70% होता है। किसमें, ग्रैनुलोसाइट के कॉन्सेंट्रेशन से ये 70% कॉन्सेंट्रेशन कंसिस्ट करता है या कवर करता है। मतलब अगर हम 72 अगर ग्रैनुलोसाइट लेते हैं तो 72 का 70% ही न्यूट्रोफिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेसोफिल। इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 to 1% इतना ही होता है 72% में। कितना, 0.5 to 1% इतना होता है। ये सिंगल न्यूक्लियस सेल होता है, ये सिंगल न्यूक्लियस सेल होता है और बेसिक डाई एक्सेप्ट करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन रिफ्लेक्शन, मतलब ये इस तरह से प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म करता है, एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करने का काम करता है, क्योंकि ये बेसिकली हमारे स्किन या इनर म्यूकस लेयर में ज़्यादा पाया जाता है। जैसे छींक आना, सिक्रेट होना, इचिंग होना, इस तरह के जो फंक्शनल इफेक्ट कौन देता है, बेसोफिल देता है। कौन देता है, बेसोफिल देता है। बेसोफिल जो होता है ये हिस्टामिन, सीरोटोनिन ऐसे सिक्रेशन सीक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट
स्टिमुलेशन का काम करता है। तो मैंने पहले कहा था एलर्जिक रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है? बेसोफिल। इसलिए ये ज़्यादातर स्टिमुलेशन करता है हिस्टामिन सिक्रेशन का और सेरोटोनिन सिक्रेशन का। अब उसके बाद हमारा पॉइंट है इओसिनोफिल। तो ये करीब करीब 1 से 3% कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करता है हमारे WBC के, स्पेशली ग्रैनुलोसाइट का। ठीक है, ये एसिड डाई एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसका नाम इओसिनोफिल है। अब ये फंक्शन क्या करता है? तो ये एंटी टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, एंटी टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, स्टिमुलेशन करता है टॉक्सिक इफेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और जो भी अनवांटेड हार्मफुल ड्रग्स केमिकल्स आते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है? इओसिनोफिल करता है। तो हमने 3 सेल देखे, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। ये 72% 75% के करीब करीब क्या करता है? कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करता है। इसमें 3 न्यूक्लियस होते हैं, इसमें 1 न्यूक्लियस होते हैं और इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। इसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं? 2 न्यूक्लियस होते हैं। किसमें? इओसिनोफिल में। बेसोफिल में 1 न्यूक्लियस होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ WBC। पूरे WBC में लार्जेस्ट सेल है, इवन अग्रैनुलोसाइट में भी लार्ज सेल होता है। ये सिंगल न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल है। इसका न्यूक्लियस इसके सेल के साइज के हिसाब से बड़ा लार्ज होता है। इसका साइटोप्लाज्म बहुत ही कम होता है। ये मोनोसाइट जो होता है ये लार्ज सेल होता है, इसका न्यूक्लियस भी लार्ज होता है, जिसमें साइटोप्लाज्म बहुत ही कम होता है। सिंगल न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल मोनोसाइट। ये हमारे बॉडी में एज अ डिफेंस सेल्स का काम करता है और कई तरह के लिम्फोसाइट सेल को एक्टिवेट करने का भी काम करता है और कई तरह के हार्मफुल सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में भी हेल्प करता है। कौन? हमारा मोनोसाइट। ये हमारे WBC अग्रैनुलोसाइट का 3 to 5% कॉन्सेंट्रेशन कवर करता है और ये कई सेल को डिस्ट्रॉय करने का काम में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा लिम्फोसाइट। तो ये लिम्फोसाइट जो है ये कम से कम 25 to 30% कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करता है लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट ही वो सेल है जो डिफेंस सेल्स का काम करता है, फैगोसाइटोसिस का काम करता है। कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, हार्मफुल सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का, उनको फैगोसाइटोसिस करने का काम करता है। बैक्टीरिया, वायरस जैसे हार्मफुल सेल को डिस्ट्रॉय करने का काम भी लिम्फोसाइट करता है। लिम्फोसाइट में 2 तरह के सेल हम देखते हैं, T लिम्फोसाइट एंड B lymphocytes, और these cells are present in our blood to work as a defense cells, protect our body against harmful effect। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है ब्लड क्लॉटिंग। क्लॉट करना जरूरी होता है क्योंकि एक्सेस ब्लड हमारे बॉडी से लॉस ना हो, उसलिए ब्लड क्लॉट करना जरूरी होता है। क्लॉट की डेफिनेशन अगर हम देखने जाते हैं तो क्लॉट की डेफिनेशन ऐसी होंगी, द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मास into blood, formation of solid mass into the blood is known as the clot. The process in which the formation of solid masses in the blood is known as the blood clotting or blood coagulation। ये हो गई coagulation की definition। मतलब अगर लिक्विड फ्लूइड है ब्लड और उसका कन्वर्सन सॉलिड मास में हो रहा है जो ब्लॉकेज कर सकता है ब्लड वेसल को, ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे ब्लड क्लॉटिंग और कोएगुलेशन। और क्लॉट इज द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मास इज नोन एज द क्लॉट। ठीक है, अब इस प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि किस तरह से क्लॉट होता है। तो हमने पहले ही बताया था कि कैल्शियम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है
क्लॉटिंग फॉर्म करने के लिए। जब अगर हमें कहीं कट हो जाए, इंजरी हो जाए किसी ब्लड वेसल में या फिर किसी टिश्यू में, तो जहाँ से ब्लड वेसल भी कट जाती है और ब्लड बाहर आना चालू होता है, तब जो प्लेटलेट होते हैं रब इनटू द टिश्यू, तो वो जो प्लेटलेट होते हैं वो टिश्यू में रब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रब, जिससे प्लेटलेट डैमेज हो जाते हैं, हो जाते हैं। ठीक है, नंबर वन स्टेप, नंबर सेकंड स्टेज। अब हम देख रहे हैं थर्ड स्टेज, मतलब ये हो गई सेकंड, अब हम देखेंगे थर्ड स्टेज। ठीक है, पहले क्या हुआ? कट हो गया, टिश्यू कट हो गए, तो ब्लड वेसल भी कट हो गई। अब देखो, ब्लड वेसल जब कट होती है तो ब्लड बाहर आना चालू होता है। जब उस जगह से ब्लड बाहर आना चालू हुआ तो प्लेटलेट भी ब्लड के साथ बाहर आना चालू हो गए, लेकिन कटे हुए सरफेस पे वो ब्लड प्लेटलेट रब हो रहे, रगड़ रहे, फ्रिक्शन हो रहे, जिनकी वजह से ब्लड प्लेटलेट क्या हो रहे? डैमेज हो रहे। ड्यू टू द डैमेज ऑफ प्लेटलेट वहाँ पे स्टिमुलेशन होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन का। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन रिएक्ट होता है और स्टिमुलेट करता है प्रोथ्रोम्बिन को। किसको स्टिमुलेट करता है? प्रोथ्रोम्बिन को। और प्रोथ्रोम्बिन की रिएक्शन होती है कैल्शियम के साथ और प्रोथ्रोम्बिन प्रोड्यूस करता है नेक्स्ट प्रोडक्ट, नेम इज द थ्रोम्बिन। प्रोड्यूस करता है नेक्स्ट प्रोडक्ट थ्रोम्बिन। क्या हुआ? प्लेटलेट रप्चर हो गए, स्टिमुलेट किया किसको? थ्रोम्बोप्लास्टिन को। थ्रोम्बोप्लास्टिन ने क्या किया? प्रोथ्रोम्बिन को स्टिमुलेट किया। प्रोथ्रोम्बिन ने कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन फिर बाद में फिर से रिएक्ट होता है फाइब्रिनोजन के साथ। तो ये फोर्थ हो गई और ये फिफ्थ हो गई इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। और ये बनाती है, क्या प्रोड्यूस करती है? ये प्रोड्यूस करती है फाइब्रिन नाम का धागा, थ्रेड। फाइब्रिन नाम का धागा प्रोड्यूस करती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन स्टिमुलेट हुआ, प्रोथ्रोम्बिन बनाया। प्रोथ्रोम्बिन ने क्या किया? कैल्शियम के साथ रिएक्शन की, थ्रोम्बिन बनाया। थ्रोम्बिन ने क्या किया? ब्लड में जो पहले से एक एंजाइम था जिसका नाम है फाइब्रिनोजन, उस एंजाइम के साथ रिएक्शन की थ्रोम्बिन ने, और दोनों की रिएक्शन से हमको मिला फाइब्रिन धागा। और ये फाइब्रिन क्या करता है? जिस जगह पे इस तरह का अगर कोई कट हो गया होगा, उस जगह पे वो इस तरह से एक धागे का जाला बुन लेता है। ऐसे इस तरह से धागे का जाला बन जाता है वहाँ पे। किसका? फाइब्रिन का जाला बनता है। और इस जाले में हमारे ब्लड सेल्स अटक जाते हैं, जैसे प्लेटलेट हो गया, WBC हो गया, RBC हो गया, और उसकी वजह से वो कट पूरी तरह से ब्लॉक या बुझ जाता है, ब्लॉक हो जाता है और ब्लड बाहर जाने से रुक जाता है। अब ये जो वहाँ पे बन गया, ये क्या होता है? एक तरह से सॉलिड डंप मास तैयार हो गया। कहाँ पे? उस जाले के ऊपर, क्योंकि ये जो फाइब्रिन है ये ब्लड सेल को अपने तरफ खींचने के बाद उसके साथ रिएक्ट होके एक गुच्छा बना लेता है, सॉलिड मास बना लेता है। और वो सॉलिड मास क्या हो जाता है? ब्लड को बाहर जाने से रोक देता है और ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग। तो सिंपल है, प्लेटलेट डैमेज होना, प्लेटलेट डैमेज होने के बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्टिमुलेशन होना, थ्रोम्बोप्लास्टिन स्टिमुलेशन होने के बाद प्रोथ्रोम्बिन बनना, प्रोथ्रोम्बिन का कैल्शियम के साथ रिएक्शन होने के बाद थ्रोम्बिन बनना, थ्रोम्बिन की फाइब्रिनोजन के साथ रिएक्शन होने के बाद फाइब्रिन बनना। फाइब्रिन धागे जैसा पदार्थ होता है जो ब्लड सेल के साथ स्टिक होके एक सॉलिड मास बनाता है, जिसकी वजह से वो जो कट है वो ब्लॉक हो जाता है और ब्लड क्लॉट
तैयार हो जाता है और ब्लड लॉस को रोक देता है। तो ये हो गए हमारे कौन सी प्रोसेस, क्लॉटिंग की। द प्रोसेस इन विच द सॉलिड मास फॉर्म इज नोन एज द ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोएगुलेशन। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं हम ब्लड ग्रुप। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आरबीसी जो होते हैं वो ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब आरबीसी सेल के ऊपर, हर एक आरबीसी सेल के ऊपर एक तरह से एक कोटिंग फॉर्म होती है जिसे हम कंसीडर करेंगे एज एंटीजन। ठीक है, आरबीसी सेल जो होते हैं वो हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर में आ जाते हैं। अब आरबीसी सेल अगर डैमेज हो जाए किसी कारणवश तो हमारे आरबीसी सेल की संख्या कम हो जाएंगी और जिसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की कम हो जाएंगी। उसे रोकने के लिए आरबीसी क्या करती है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और अदर सेल से बचाने के लिए ऊपर एक एंटीजन फॉर्म करती है, जिस एंटीजन की वजह से उस आरबीसी के सरफेस पे एंटीबॉडी भी फॉर्म हो जाती है। अगर सपोज हमारा जो एंटीजन है वो कैपिटल ए है, क्या एंटीजन। अब इस एंटीजन ने एंटीबॉडी फॉर्म कर ली आरबीसी के सरफेस के ऊपर और वो एंटीबॉडी हम डिनोट करेंगे स्मॉल बी। तो चलो हम इसको कंसीडर करते हैं पहला पर्सन। अब हमारे पास दूसरा पर्सन है। दूसरा पर्सन क्या कर रहा है, उसमें है एंटीजन बी। एंटीजन बी है और ये प्रोड्यूस कर रहा है एंटीबॉडी स्मॉल ए। ठीक है, मतलब दो पर्सन हो गए। एक पर्सन के पास एंटीजन ए है और उस एंटीजन ने कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस की, स्मॉल बी। दूसरे पर्सन जो आरबीसी कंसिस्ट है उसमें बी एंटीजन है उस आरबीसी में और उसने एंटीबॉडी फॉर्म कर ली स्मॉल ए। ओके, अब हम तीसरा पर्सन लेते हैं। तीसरा पर्सन के पास एंटीजन ए है और एंटीजन बी भी है, दोनों हैं। अरे हाँ, इसके पास तो दोनों एंटीजन हैं। अब दो एंटीजन है तो एंटीबॉडी दोनों प्रोड्यूस करेंगे। ए वाले ने भी किया, बी वाले ने किया, लेकिन वो एंटीबॉडी तो आपस में फाइट करेंगी, उससे अच्छा एंटीबॉडी प्रोड्यूस ही ना करे। तो इसने कोई भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं की, क्योंकि अगर करता तो दोनों में फाइट हो जाती। बराबर है। अब नंबर 4 है। नंबर 4 के पास कोई भी एंटीजन नहीं है। क्या इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है? अरे तो फिर एंटीबॉडी फॉर्म हो जाएंगी। हाँ, एंटीबॉडी फॉर्म हो जाएंगी। स्मॉल ए एंड स्मॉल बी एंटीबॉडी फॉर्म हो जाएंगी। ऐसे हमारे पास 4 लोग हैं, 1 2 3 4। एक के पास ए एंटीजन है, दूसरे के पास बी एंटीजन है, तीसरे के पास ए बी एंटीजन है, चौथे के पास कोई भी एंटीजन नहीं है। लेकिन क्या ए वाले ने एंटीबॉडी फॉर्म कर ली बी की, बी वाले ने ए की एंटीबॉडी फॉर्म कर ली, ए बी वाले ने एंटीबॉडी फॉर्म ही नहीं की, और जिसके पास एंटीबॉडी नहीं है, एंटीजन नहीं है, उसने ए बी एंटीबॉडी फॉर्म कर ली। अब अगर अपन कंसीडर करते हैं ये वाला ए ब्लड ग्रुप है, ये बी ब्लड ग्रुप है, ये ए बी ब्लड ग्रुप है, और ये इसको हम देंगे ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब क्या हो गया, ए वाले को बी वाला ब्लड दे रहा है। हाँ, ए वाले को बी वाला ब्लड दे रहा है, तो ए ब्लड में बी एंटीजन वाले ब्लड सेल आ गए। अब जब इसके बी सरफेस पे क्या है, एंटीबॉडी ए है और इसके सरफेस पे एंटीबॉडी बी है, तो ये एंटीबॉडी बी मतलब किसके अपोज के सैनिक है, बी एंटीजन के। ये फट से बी एंटीजन को पहचान लेंगे और उसके ऊपर अटैक कर लेंगे और बी एंटीजन कंटेनिंग आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर लेंगे। इसका मतलब ये ब्लड हम नहीं दे सकते, क्योंकि ये उसके खिलाफ सैनिक हमारे पास रेडी है, वो उसको किल कर देंगे। तो ये हमको चलेगा नहीं, ये हमको चलेगा नहीं। अब ए बी वाला लेते हैं। चलो, ए बी वाला ए को दे सकता है क्या? हाँ, ए बी वाला ए को दे सकता है, लेकिन
इसके पास बी एंटीजन है, और ये तो फिर से इसको बी एंटीजन वाले के साथ अटैक करेगा, ए बी एंटीबॉडी इसके साथ फाइट करेगा, फिर से उसको डिस्ट्रॉय कर लेगा, अरे इसको नहीं दे सकते, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ओ ब्लड ग्रुप का ब्लड है, इसके आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, मतलब दुश्मन ही नहीं है, तो ये उसको आइडेंटिफाई करेंगे क्या? नहीं, तो हम इसको दे सकते हैं। तो किसको दे सकते हैं? इसके पास एंटीबॉडी नहीं है, इसको दे सकते हैं। एंटीजन ही नहीं है, एंटीबॉडी भी नहीं है, अगर उसके बाद ए भी दोनों एंटीबॉडी होती तो ये दोनों को में से किसी एक के ऊपर अटैक करता, वो है ही नहीं, तो ये इसको दे सकते हैं, बराबर है। इसको भी दे सकते हैं क्योंकि एंटीजन ही नहीं है, इसको भी दे सकते हैं क्योंकि एंटीजन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ओ ग्रुप क्या हो गया? ओ ग्रुप क्या हो गया? यूनिवर्सल डोनर। मतलब ये क्या हो गया? सभी को ब्लड दे सकता है। किसको? ए को, बी को, ए बी को, क्योंकि इसके पास एंटीजन नहीं है। हम एंटीजन अगर देते हैं तो हाँ, बॉडी एंटीजन को फॉरेन सब्सटेंस, हार्मफुल सब्सटेंस कंसीडर करके उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, यहाँ वो है ही नहीं, इसलिए एक्सेप्ट हो जाएगा। हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये रिसीवर है, यूनिवर्सल रिसीवर बोलते हैं किसको? ए बी को, क्योंकि ए बी में क्या है? एंटीबॉडी तो नहीं है, एंटीजन है, बराबर है। और मैंने पहले कहा हम एंटीजन किसी दूसरे बॉडी में ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन एंटीबॉडी तो कर सकते हैं। अब हम ले रहे हैं ये वाला ब्लड ग्रुप, इसमें एंटीबॉडी है बी और ए एंटीजन है, वो तो पहचान वाला ही है, और एंटीबॉडी देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, जिसके पास एंटीबॉडी कुछ भी नहीं है, इसकी क्वांटिटी कम रहेंगी, तो ये एक्सेप्टेबल है। क्योंकि अगर इसने आइडेंटिफाई नहीं किया, लेकिन ये तो आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये मेरे पहचान का है, हमारे रिश्तेदार है, आने दो भैया, तो ये इसको दे सकता है, ये भी इसको दे सकता है, और ये भी इसको दे सकता है। तो ये तीनों से ले सकता है ब्लड, लेकिन खुद ब्लड दे नहीं सकता, इसलिए ए बी को कंसीडर करते हैं यूनिवर्सल रिसीवर या रिसिपिएंट। समझ में आ गया? तो इस तरह से ब्लड ग्रुप हम डिफाइन कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप में क्या होता है? एंटीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एंटीजन हम बॉडी के किसी और बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि फॉरेन बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एंटीबॉडी कर सकते हैं। इसलिए जनरली ट्रीटमेंट करते वक्त एंटीबॉडी ट्रांसफ़र की जाती है। ब्लड ग्रुप एंटीजन से कंसिडर किया हुआ है, इसलिए लिमिटेड पर्सन इस ग्रुप को क्या कर सकते हैं? एक से दूसरे में दे सकते हैं। अब रहा हमारा फैक्टर RH। तो RH फैक्टर का ऐसा होता है, इसका नाम है रेसेस फैक्टर। रेसेस फैक्टर में एक तरह से D नाम का एंटीजन पाया जाता है हर आरबीसी के ऊपर, जिसके ऊपर नहीं है उसमें ये D नाम का एंटीजन अब्सेंट है, उसका मतलब वो निगेटिव में आ जाएगा। और जिस आरबीसी के सरफेस के ऊपर D एंटीजन प्रेजेंट है उसे हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, मतलब प्रेजेंट है, D प्रेजेंट है, और D अब्सेंट है, निगेटिव। तो जो ब्लड ग्रुप के ऊपर D एंटीजन प्रेजेंट है वो हो गया A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव। और जिस आरबीसी के सरफेस के ऊपर D एंटीजन, RH एंटीजन अब्सेंट है वो हो गया A निगेटिव, B निगेटिव, AB निगेटिव एंड O निगेटिव। इस तरह से B पॉजिटिव, B निगेटिव कंसीडर होता है। RH मतलब रेसेस, RH मतलब रेसेस। तो ये हो गया हमारे ब्लड ग्रुप के बारे में, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों।